पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को की साइट में मध्य प्रदेश की कुछ साइट्स को शामिल किया जा रहा है, इनकी जो लिस्ट है उसमें। अब सवाल आता है आखिर यूनेस्को क्या है, कैसे काम करता है और क्यों कोशिश की जाती है कि भारत की साइट्स को इसमें शामिल किया जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं यूनेस्को के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश जो पीएससी का एग्जाम है वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके इस तरह के पूछे जाते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वे। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी ये बहुत उपयोगी टॉपिक है। क्लियर है? सो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पे आ जाइए। कई बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, उसमें कहीं पे भी पता चला यहाँ पे साइंटिफिक की जगह वो साइंस कर दें, कुछ अगर आगे पीछे कर दे तो आपको पता रहने। तो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो ये लिख लीजिए। और ये किसकी एजेंसी है? यूएनओ की एजेंसी। यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक सहायक संस्था है, और जो क्या काम करती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में काम करती है। जितने संग्रहालय वगैरह हुए या साइट्स वगैरह कोई हुई तो उनको इसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो नेचुरल साइट्स हो या मैन मेड हो, सभी को। ये देखिए इनके मुख्यालय की फोटो है। अब ये आता है कि कब स्थापना हुई, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। इसमें लगभग 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और सबसे हालिया अगर कोई देखें तो जुलाई 2023 में अमेरिका इसका सदस्य बना। अब आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका क्या पहले नहीं था? अमेरिका था, लेकिन वो 1984 में छोड़ के चला गया था। अब वो दोबारा से इसका सदस्य बना है। क्लियर है? वर्तमान में अगर हम देखें तो इसके डायरेक्टर कौन है, तो आंद्रे अजोले हैं। ठीक है? और ये यूनेस्को की दूसरी ऐसी महिला है जो यूनेस्को की डायरेक्टर बनी है। क्लियर है? अब यहां हम देखते हैं आखिर ये यूनेस्को करता क्या है। राइट? तो देखिए, दुनिया में ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के माध्यम से दुनिया में शांति, समानता और समरसता को बढ़ावा देता है। देखिए, लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, दुनिया के दूसरे कल्चर को तब वो इज्जत देंगे। नहीं तो हर किसी को क्या लगता है, भाई हमारा कल्चर ही सबसे सही है। याद कीजिए वो समय जब नालंदा विश्वविद्यालय फला फूला हुआ था, लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति आए, एक आक्रमणकारी आया, उसने क्या किया? पुस्तकालय को जला दिया। सामान्य तौर पे जो भी आक्रमणकारी कहीं बाहर से आया करते थे, अगर वो उतने पढ़े लिखे समझदार नहीं है तो वो किताबों को जलाने का काम करते थे, मंदिरों को तोड़ने का काम करते थे, स्मारकों को तोड़ने का काम करते थे, ताकि जो पहले से यहाँ के लोग रह रहे हैं उनके कल्चर को खत्म कर दिया जाए और जो नया अपना कल्चर लेके आए उसको फलने फूलने का मौका मिले। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों को पुराने कल्चर की भी जानकारी होगी, जैसे भारत अपने आप को महान क्यों बोलता है? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक जो सिद्धांत था कि आधुनिकीकरण हमसे आया, भारत में जो भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, उजाला आया, नहीं तो भारत को बोलते थे ये तो बर्बर था, मतलब बहुत ही बुरा देश था जहां असभ्य था। राइट? तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मान लीजिए इस तरह की साइट, जैसे सांची की साइट को दिया, भीमबेटका को दिया, तभी तो हम जान पा रहे हैं कि अरे मानव का विकास कैसे हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता दुनिया को। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सभी के लिए समान और सबसे बड़ी चीज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, साक्षरता और उस शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे करते हैं? देखिए क्या होता है, ये कोई खुद के अपने स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलते, लेकिन जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं या इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको मान्यता देते हैं और उनको वित्तीय मदद देते हैं। तो इस तरह से वहां पे क्या होगा कि अगर आपको भी कभी पता चले अरे इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को की लिस्ट में है, तो आपको लगा अरे वाह ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो हर कोई वहां पढ़ना चाहेगा, वहां पे रिसोर्सेज भी आपको ज्यादा मिलेंगे। इस तरह से अब हम देखें विज्ञान के क्षेत्र में कैसे काम करते हो, तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में और ये सतत विकास। देखिए जलवायु परिवर्तन से हम सब परेशान हैं। कैसे परेशान हैं कि आज हम जो भी देखते हैं कि परिवर्तन किस तरह के आ रहे हैं, कहीं बारिश बहुत कम होती तो कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती, कहीं पता चला सूखा और रेगिस्तान वाले इलाके में बर्फ गिरने लग जाती है, जिसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। तो ऐसे में समस्याएं, फसल की समस्या आ जाती है, लोगों को रहने की समस्या। तो इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई ये क्या चीज है, इसे समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन की घटना क्यों हो रही, क्योंकि हमने पृथ्वी पर जो बैलेंस बना हुआ था उसे डिस्टर्ब कर दिया। मनुष्य ने अपने विकास के लिए अंधाधुंध जो पृथ्वी के रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया। लकड़ी चाहिए तो पेड़ों को काट डाला, नदियों पर डैम बना डाले, नदियों का पानी सारा ले लिया, सुखा डाला। ठीक है, जो कुछ भी हमारा कचरा वगैरह निकलता हमने पानी में डाल दिया, मिट्टी में छोड़ दिया। तो हर जगह हम क्या देखते हैं, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। और उसके कारण जिन बीमारियों को हम जानते ही नहीं थे, वो मानते थे कि वो विकसित देशों में या बहुत पैसे वाले लोगों की बीमारियां हैं, वो आज गांव गांव में कैंसर जैसी बीमारियां फैलने लग गई है। तो अब अगर भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें एक अच्छा विकास चाहिए कि हम चाहें कि उन्हें अपनी पीठ पे
ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के ना घूमना पड़े, उन्हें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिले, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करें। तो अब उसके लिए क्या करेगा, ये जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण का काम करेगा। जैसे कि पता चला भोपाल का बड़ा तालाब, कहेगा भाई ये यूनेस्को की लिस्ट में आ गया, जैसे रामसर लिस्ट होती है ऐसे यूनेस्को की लिस्ट है। पता चला कि ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसका नाम भेजा है उसको यूनेस्को की लिस्ट में रख दिया, तो वहीं पर तवा वाटर रिजर्व है, तवा नाम का डैम है। तो ऐसे में जब उनको संरक्षित किया जाएगा तो पर्यावरण भी संरक्षण हो रहा है और साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं। कैसे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, भाई वो भी तो देखेंगे टाइगर क्या चीज है, ये पेड़ क्या चीज होते थे, घास क्या चीज है, नहीं तो भविष्य में क्या होगा सोच के देखिए। तो इस तरह से वे संरक्षण देते हैं विज्ञान के माध्यम से कि ऐसी तकनीकों का विकास किया जाए जिससे कि सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन कम करने वाली टेक्नोलॉजी हो, तो इस तरह की। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक, तो देखिए क्या होगा, ये ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के जो स्थल हैं उनको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। उसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनका एक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये शामिल कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भीमबेटका की, भीमबेटका हुआ, सांची हुआ, या जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी 11 अलग अलग जो जगह हैं वो भी भेजी गई हैं मध्य प्रदेश की तरफ से कि भाई उनको शामिल किया जाए। अगर आप सांची के स्तूप पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये स्तूप बौद्ध धर्म के संबंधित हैं। सम्राट अशोक के बारे में पता चलेगा, वहां पे जो पत्थर जो लगे हुए गेट लगे हुए पतले सातवाहनों ने बनवाए हैं, शुंग राजाओं की क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो ऐसे में आप पुराने राजवंशों के बारे में, इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होती है। अगर उस साइट को प्रोटेक्ट रखा, अगर उस साइट को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, चोरी करके ले जाएंगे लोग, तोड़ फोड़ कर देंगे जिन्हें समझ नहीं है। राइट, तो इस तरह से पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की विविधता को बनाए रखा जाता है, ताकि कहीं एक हिंदू साइट है तो एक मुस्लिम साइट है तो कोई बौद्ध साइट है, तो पता चला सिखों की एक साइट है, या पता चला गोवा का कैथेड्रल है तो एक चर्च है, उसको संरक्षित किया गया। तो इससे अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में हार्मनी भी बनती है, उनको लगता है भाई हम सबके अधिकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं और एक और बात करते हैं जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ी है, आर्टिकल 19 से भी जुड़ी है। क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, देखिए वर्तमान का जो समय है ये एआई का जमाना है, जो भी अगर इस तकनीक को छोड़ देगा तो वो आगे बढ़ने में उसे समस्या होगी। तो अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह की तकनीक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्लियर है। अब सवाल आता है कि यूनेस्को और भारत के बीच के कैसे संबंध हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। अब आपके मन में सवाल आता हो 1947 में तो भारत आजाद हुआ, तो 46 में कैसे बन गया। देखिए क्या था कि ब्रिटेन जो था वो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर था, और भारत भी क्या था, ब्रिटेन का एक डोमिनेंट स्टेट था, सो भारत को भी मेंबर बनाया गया। क्लियर है। तो इस तरह से भारत आजादी के पहले ही इस संगठन का सदस्य बन चुका था। और भारत में कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें कि कौन कौन सी हम खास तौर पे देखें, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार है, अजंता एलोरा हो गया, सुंदरबन, वो जो जंगल है सुंदरबन का वो हो गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश की मैंने कुछ साइट्स के नाम लिए अभी। अब ये देखिए, अब यहां देखें तो ये क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वहां पे बाघ भी बच रहा है और वो जंगल भी बच रहे हैं। नालंदा ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक लाइब्रेरी कभी हुआ करती। ताजमहल देखा जाए तो प्रेम का प्रतीक जिसे कहा जाता है, और एक बहुत ही अच्छा वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा नमूना है, जिसमें कि कुतुब मीनार और ताजमहल की बात करते हैं। अजंता एलोरा जाते तो हमें अरे पुराने समय में भी गुफाओं को बना करके, खोद करके वहां चित्रकला बनाई गई है, वहां पे बौद्ध मठ बनाए गए, विहार बनाए गए। एक तरह की यूं समझ जाइए कि वो आश्रम हुआ करते थे, जहां पे बौद्ध मॉन्क्स जो हुआ करते थे वो रह करके पढ़ते थे और दुनिया भर में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और सिर्फ बौद्ध नहीं है, यहाँ पर जैनिज्म से भी रिलेटेड है। और अजंता का कैलाश मंदिर तो हर जगह पे, एलोरा का कैलाश टेम्पल जो गुफा नंबर 16 पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि वो एक मोनोलिथ है, एकाश्म पत्थर पर मंदिर बनाया, वो भी कैसे, ऊपर से खोदते हुए नीचे लाए हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए किस तरह से काटा होगा। नॉर्मली पहले नींव बनाई जाती है ना, नींव के बाद ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वो ऊपर से काटते हुए नीचे तक लाए हैं। राइट। और कभी देखना हो तो मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, मैं ये सारी साइट्स पे जा चुका हूँ, सारे डाल चुका हूँ बना करके।
क्लियर है? सो इस तरह से हम देखें तो ना केवल वो सांस्कृतिक तौर पर संरक्षण बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे करके यूनेस्को भारत की मदद करता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर एक लाइन या दो लाइनों में आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को क्या है, तो आपने सिंपल लिखना है, यूनेस्को एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है जो कि 1945 में बनाया गया है और ये यूएनओ का एक सहायक संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के क्षेत्र में काम करके शांति, विकास और समानता को बढ़ावा देने का काम करता है। क्लियर है? कितना शॉर्ट है? इन नोट्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रिलेटेड कोई भी खबर आए तो आपने करना है। और ये जुड़ी हुई मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो ओरछा वाली घटना है, जो सूचना है, उस पर भी काम करना है ताकि जब भी आपके जो एग्जाम आए उसके लिए आप एकदम पूरी तरह से क्या रहें, रेडी रहें। ऐसा ना हो कि फिर हम सोचें कि अब कैसे करें, क्या करें, राइट? तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस से आप शिक्षित होना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते तो आपको बना रहना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे हजेला IAS एकेडमी पर, राइट? सो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी में गुणात्मक परिवर्तन करते रहिए। थैंक यू सो मच।